आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल के इकाई 2 में अध्याय 3 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। हमें पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। इसकी वृद्धि और विकास कैसे हुई, किस प्रकार हुई, इन सब के बारे में हम आज एक एक करके जानेंगे। यहाँ वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते, बढ़ती और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक यानी ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था, अन्य विशेषताएं पहले जैसी हो ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए अथवा इसे दर्शाने वाले चित्रों का एक समुच्चय बनाइए। अनेक दशकों तथा किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता को जो आनंद लेते थे, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास स्वरूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है। इन अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता कर और उन्हें उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यहाँ पर दिया गया है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आइए हम जानें। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उसके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मनुष्य विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी। पूछता हूँ ये क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अर्थात परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। सूचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्र की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र में सार्थक जीवन क्या है? क्वेश्चन, जन्मदिन मुबारक हो। शहनाज कहती हैं धन्यवाद। प्रिया कहती हैं मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, कोई कहता है अच्छा अब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बाल लिंग अनुपात गिफ्ट के मुद्दे को संबोधित करते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। उसके बाद अगले चित्र में है
इनमें से जीवन सार्थक है, जो है कौन सा जीवन सार्थक है, हमें बताना। क्या आप अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, मृत या कारावास में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर रोग की मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। इसमें जो है आप अपने अनुसार कौन अधिक सार्थक जीवन जीता है, वह क्या है जो उनमें से एक जीवन को दूसरे की अपेक्षा अधिक सार्थक बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य, एक शिक्षा मानव विकास केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचक के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता, स्वतंत्रता नहीं है। यह ज्ञात प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इसे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सक उपचार नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका सीमित हो चुका है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। अपने सहपाठियों के साथ 5 मिनट के नाटक को अभिनीत कीजिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि किस प्रकार आय, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्षमता के अभाव के कारण विकल्प सीमित हो जाते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ यहाँ पर दिए गए हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी व्याख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किस वर्ग के विकल्पों को सीमित करता है।
निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने पर स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ अपने विकल्प चुनने के लिए सशक्तिकरण प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों की सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई थी, क्या वह विद्यालय से विरत हुई थी। क्यों? इससे क्योंकि आपको उसके विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है। टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार उसकी लिंग, जाति, आय ने उसके अवसरों को सीमित किया। मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शन करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुँच को
क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलरों में के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें प्रत्येक आयाम को एक तिहाई भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से यहाँ पर जो है मानव विकास के उपागम दिए गए हैं। आय उपागम क्या है? यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही है स्वतंत्रता एक के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आधारभूत उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों ILO ने प्रस्तावित किया था कि 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। क्षमता उपागम। इन उपागम के संबंध में प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इसके अलावा यहाँ पर चित्र दिया गया है। सड़कों की लंबाई, अस्पतालों की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता, स्वास्थ्य। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH को देश की प्रगति का आधिकारिकता माप घोषित किया। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं
आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक स्तर और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाले संभावित नुकसान को सफलतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्यों देशों की कोटि क्रमानुसार ऊंची उपलब्धता कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। संबंधित हैं यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, सभी इनमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित होते हैं। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान होता रहता है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर अन्य संबंध के बारे में सोच सकते हैं? एक क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास के केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से सही बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तालिका 3.2 में दिया गया है।
मानव विकास संवर्ग मानदंड और देश। अति उच्च 0.800 से ऊपर यानी कि 66 देशों की संख्या 66 है। यहाँ पर तालिका उच्च दिया गया है 0.700 से 0.799 के बीच यानी 49 देशों की संख्या 49। मध्यम में 0.550 से 0.6 के बीच यानी कि 44 देश हो सकते हैं। निम्न की बात कर लें तो 0.549 के बीच बीच नहीं नीचे 32 देश हैं। उच्च मानव सूचकांक देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2021 से 22 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका 3.3 में इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाता है। तालिका 3.3 देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। मानचित्र पर इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि इन देशों में क्या समानता है? और अधिक जानकारी के लिए इन देशों की सरकारी कार्यालयीय वेबसाइट का निरीक्षण कीजिए। उच्च मानव विकास समूह में 49 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश है, लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय कितना प्रतिशत इस सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हैं? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्ण साम्राज्य शक्ति रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप की अव्यवस्थित हैं और वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 44 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देश का विकास 1991 ईस्वी तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुख नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं।
इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देश अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 32 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास और आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। इंडिया रैंक 132 इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एमिड ए ग्लोबल फॉल। यहाँ पर दिया गया है चित्र ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसके अलावा यहाँ पर मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम देती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणार्थ, देश में मानव विकास के लिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग खा धर्म के अनुसरण करते हैं अथवा गा समुदाय के लोग ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर दर्शाए जाते हैं। क्यों? यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनैतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की वजह से प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अगले वीडियो में जो है इनका उत्तर दे दिया जाएगा उस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।